नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में GIDA में नए उद्योग भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1989 में गीडा की स्थापना के बाद गीडा के अंदर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का अपना भवन नहीं था, जो अब जाकर हुआ है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में एक औद्योगिक वातावरण खड़ा हुआ है। 1000 एकड़ का लैंड बैंक बनाकर हम गीडा में उद्योग लगाने का काम करने जा रहे हैं। उन्होंने अफसरों को चेतावनी भी दी कि वो जनहित के कामों में अनावश्यक दिक्कत न करें। सीएम योगी ने कहा कि आज ODOP की नीति से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। ये ODOP का असर ही है कि आज टेराकोटा का एक कारीगर 3 दिन में लखनऊ में 8 लाख की बिक्री कर रहा है। एक टेराकोटा का जो कारीगर था, हम लोगों ने जो प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई थी, उस प्रदर्शनी में गया था। 3 दिन के अंदर उसकी 8 लाख की बिक्री हुई। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि वो बैंकों से तालमेल बिठाकर उद्यमियों की समस्याओं को दूर करें और नियमों को सरल बनाएं, ताकि उद्यमी यहां अपना काम आसानी से कर सकें। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां स्थापना सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह के पहले दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामयाबी हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना होता है। बाधाओं को चुनौती मानते हुए उनका डटकर मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इस मौके पर शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्रों ने झांकी निकाली और CDS बिपिन रावत ने परेड की सलामी ली। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना सप्ताह समारोह के मौके पर पहले दिन भव्य परेड निकाला गया और इसमें जो महाराणा शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उनके छात्रों ने एक झांकी निकाली और इस झांकी की सलामी, इस परेड की सलामी CDS बिपिन रावत ने लिया है। और देखिए कि किस तरीके से इस झांकी में अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारी सेनाएं जिस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण इसी साल शुरू हुआ। देशवासियों के सपने को PM मोदी ने लगभग 500 साल बाद साकार किया। CM योगी ने कहा कि देश को लगभग 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति मिली है। ये भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, तो साथ ही साथ इस देश को एक लंबे समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आपको एक नई शिक्षा नीति भी मिली। इस कार्यक्रम में शामिल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि महंत दिग्विजय नाथ ने बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के दिए हुए विद्यालयों से हुई है। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के दलित विभाग की ओर से दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। इसे पार्टी महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर सीधे तौर पर और BSP पर इशारों ही इशारों में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वह शायद ही देश में किसी और प्रदेश में इतना अत्याचार हो रहा है। जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहे हैं, आप वहाँ पहुँचिए, लोगों के साथ खड़े रहिए, उनकी आवाज उठाइए। दरअसल इन दिनों कांग्रेस यूपी में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में दलितों को फिर से पार्टी से जोड़ने के लिए दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक की 11 सीटों के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की, तो वहीं वाराणसी खंड से शिक्षक MLC में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार लाल बिहारी यादव जीते। पूरे प्रदेश के माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों और सभी संवर्ग के शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बरेली शिक्षक खंड में बीजेपी उम्मीदवार हरि सिंह ढिल्लो जीते, तो वहीं गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शर्मा गुट के निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुव त्रिपाठी जीते। आगरा शिक्षक MLC के चुनाव में निर्दलीय आकाश अग्रवाल ने जीत का परचम लहराया और विजेता आकाश अग्रवाल को 6,690 वोट मिले।
जो भी हमारे विपिन विद्यालय के साथी हैं उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मुझे मेरा साथ दिया और उन्होंने अभूतपूर्व मतदान किया, जिसके कारण आज का यह दिन संभव हो पाया। मेरठ में बीजेपी के उम्मीदवार श्री चंद शर्मा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 40 साल से एमएलसी रहे ओम प्रकाश शर्मा को हराया। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। शिक्षक और स्नातक चुनाव में मिली जीत से बीजेपी में खुशी की लहर है। वहीं शर्मा गुट का वर्चस्व भी इस चुनाव में टूट गया। शर्मा गुट के नेता और मेरठ से शिक्षक प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा लगातार 8 बार से विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन करीब 48 साल के बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शिक्षक सीट पे 4 सीटों पे हम लड़ रहे थे, 3 पर हम विजयी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। और शिक्षक गुट के नेता ओम प्रकाश शर्मा जो इस क्षेत्र के मसीहा माने जाते थे, पुरोधा माने जाते थे, तो स्वयं सीट मेरठ में हमारे प्रत्याशी श्री चंद शर्मा से हार गए। एक ऐसे युग का अंत हो गया। बीजेपी ने इसके लिए 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और नतीजा सामने है। शिक्षक चुनाव हम कभी लड़े नहीं थे। इस बार पार्टी ने यह तय किया कि हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहभागिता करे। कार्यकर्ता का चयन किया, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता लगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझानों को देखते हुए बीजेपी नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरठ के एक नेता तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने सैकड़ों बार कमल कमल का जाप कर डाला। तकरीबन 40 सेकंड तक विनीत शारदा ने एक ही सांस में कमल कमल का जाप किया। कमल 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 कमल। बीजेपी नेता का कहना है कि जिस तरह से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का परचम लहरा रहा है, वो ये दर्शाता है कि हैदराबाद बहुत जल्दी भाग्यनगर बनने जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद के नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो मेरा इसमें कहना है कि हैदराबाद बहुत जल्दी भाग्यनगर बनने जा रहा है। विनीत शारदा ने इससे पहले नमो नमो का जाप किया था, फिर उन्होंने एक सांस में सियाराम का जाप करके सुर्खियां बटोरी थी। भदोही के ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आगरा जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से उनके खिलाफ दर्ज 71 आपराधिक मामलों की स्थिति का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की है। माननीय न्यायमूर्ति सुमित कुमार ने जब 71 मुकदमों का आपराधिक इतिहास विजय मिश्रा का देखा तो उस पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी ने सरकार का पक्ष रखा। इस मामले की सुनवाई 7 जनवरी को निश्चित की गई है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर अपने ही रिश्तेदार की जमीन और मकान पर कब्जा करने का आरोप है, जिसको लेकर उनके रिश्तेदार ने भदोही में FIR दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबसे सुरक्षित और सस्ती वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ सप्ताह में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले डोज दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वैक्सीन की कीमत पर भी चर्चा कर रही है। पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है और देश में वैक्सीन लगाने के लिए अच्छा नेटवर्क तैयार है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। MSP को लेकर सरकार से ठोस भरोसा चाहते हैं, लेकिन अब तक बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में किसानों के सब्र का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान दिल्ली मार्च को लेकर डटे हुए हैं। इन किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया। किसान जो है वो पिछले 9 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे और आज उनका जो सब्र का बांध है वो टूट गया है और उन्होंने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर यज्ञ किया है।
एक और अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता सड़कों पर है और वो सड़क पर ही रहने को और खाने पीने को मजबूर है। दूसरी ओर इस घटना स्थल से एक बहुत ही दुखद तस्वीर भी देखने को मिली। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से ये तस्वीर है, जहां पर एक छोटी सी बच्ची पेट की आग बुझाने के लिए कूड़ा चुनती हुई नजर आई। कायदे से इस मासूम के हाथों में पेन और किताब होनी चाहिए, लेकिन वो खाने के लिए जूठे पत्तल और गिलास उठाती हुई नजर आई। एक तरफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर एक हफ्ते से ज्यादा के समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक धर्मपाल सिंह किसानों की समस्या को लेकर मंडी के अंदर ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि धान खरीद में काफी गड़बड़ियां हो रही हैं। किसानों को 10 से 15 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है, इसीलिए जब तक सभी किसानों का धान तौला नहीं जाता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक किसान का जो एक महीने से यहाँ खड़ा है, 15-15, 20-20 दिन से खड़ा है, सबका धान तुल जाएगा तब मैं जाऊंगा। लेकिन मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने मुझे वायदा किया है कि अभी से सब धान तुलवा लेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है, सबका धान तुल जाएगा। आरोप के मुताबिक दरअसल धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। किसानों का ये भी आरोप है कि सेंटर वाले किसानों से धान नहीं खरीद रहे और उन्हें कम दाम में धान बेचने को मजबूर किया जा रहा है। इन गड़बड़ियों की जानकारी जब धर्मपाल सिंह को हुई तो उन्होंने किसानों के साथ धरना शुरू कर दिया। उनके इस धरने का असर भी हुआ, धान तौल की प्रक्रिया में तेजी आई है। पीलीभीत में सरकारी धान खरीद केंद्रों पर फर्जी तरीके से धान की खरीद के आरोप लगे। दरअसल पूरनपुर इलाके के सिरसा गांव में लगे पीसीओ सेंटर पर लाइन में लगे आसपास के किसान 1 महीने से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी तौल नहीं हो पा रही है। शाजापुर जिले के किसानों से धान की खरीद हो रही है। इलाके के एक शख्स ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जिला प्रशासन के आला अफसरों से इस गड़बड़ी की शिकायत की है। आसपास के किसानों का धान न तौल करके दूसरे जनपदों का शाहजहांपुर का क्रय केंद्र से 40-50 किलोमीटर दूर के किसानों का धान क्रय किया जा रहा है, जो फर्जी प्रतीत होता है और इसको लेखपाल द्वारा प्रमाणित किया जाता है। जो भी जांच अधिकारी आते हैं वो मोटी रकम लेकर के जांच का निस्तारण कर देते हैं गलत तरीके से। आरोपों के मुताबिक डिप्टी ARMO के संरक्षण में धड़ल्ले से फर्जी तरीके से खरीद हो रही है। शाजापुर जिले से दलालों के जरिए 1200 रुपए में धान खरीद कर उसे सेंटर पर दर्ज करा दिया जाता है, जिसमें लेखपाल सेंटर जन्मदिन के मौके पर केक तो बहुत से लोग काटते हैं, लेकिन तलवार से केक काटते आपने शायद ही किसी को देखा हो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का तलवार से केक काटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बागपत में भीम आर्मी चीफ ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तलवार से केक काटा। भीम आर्मी चीफ ने दबंगई दिखाते हुए केक तो काटा ही, साथ ही इस मौके पर कोविड-19 नियमों को भी ताक पर रख दिया। केक काटते वक्त चंद्रशेखर के इर्द गिर्द काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और अफसोस की बात यह है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था, खुद चंद्रशेखर ने भी नहीं। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बागपत में अपने जन्मदिन पर केक काटा। तलवार से केक काटते हुए भीम आर्मी चीफ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललितपुर में एक धार्मिक चबूतरे के निर्माण को रोकने गई पुलिस टीम पर एक जात विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में एक दरोगा और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लोगों ने पुलिस की 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। आरोप के मुताबिक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के जन्मदिन के मौके पर थाना नारहर क्षेत्र के ग्राम बरौदिया में भारी तादाद में खास जात के लोग इकट्ठा हुए थे और वो ग्राम समाज की एक विवादित जमीन पर धार्मिक चबूतरे का निर्माण करने लगे। जब पुलिस के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस को निर्माण कार्य रोकने के लिए भेजा गया। इसी दौरान पुलिस से इनकी झड़प शुरू हो गई। गलती मानी और गलती मानने के बाद इन्होंने चबूतरे का कहा कि हम हटा ले रहे हैं और उसको हटाते वक्त ग्राम की तमाम महिलाएं और पुरुष आ गए, जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई। उस पत्थरबाजी में हमारे 3-4 सिपाही घायल हो गए और 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियात के तौर पर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में करीब 150 से अधिक लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में आ रही है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं का सपना था। इसलिए 11 नवंबर को हुई संतों की बैठक में VHP से ये अनुरोध किया गया कि 1989 के शिला पूजन कार्यक्रम की तर्ज पर राम मंदिर निर्माण के लिए धन जमा करने का काम करें, ताकि दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोगों का पैसा भी इस काम में लगे।
राम मंदिर निर्माण के लिए एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाने जा रहा है। 1989 में शिलान्यास के तर्ज पर यह अभियान चलाया जाएगा। 11 नवंबर को ही संत समिति की बैठक में संतों ने आह्वान किया था कि 1989 में हुए शिलान्यास के कार्यक्रम के तर्ज पर विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित करे। इसी के मद्देनजर वीएचपी कार्यकर्ता छोटी छोटी टोलियां बनाकर 5 लाख गाँव में जाएंगे और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगेंगे। धर्माचार्यों ने निर्णय लिया कि 10 और 11 जो अभी नवंबर व्यतीत हुआ है उसी में निर्णय लिया गया कि हम जो है विश्व हिंदू परिषद का आह्वान करते हैं कि वह गांव-गांव में उसी तर्ज पर पूजन का कार्यक्रम करके लगभग 10 रुपये और 100 रुपये धनराशि एकत्रित करें और राम मंदिर में एक दान स्वरूप जो है लोगों से प्राप्त करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और आइए देखते हैं कुछ और खबरों को 1 मिनट में विश्लेषण के साथ। कानपुर में एक बार फिर से AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सुबह कई घंटे तक धुंध छाई रही और AQI 400 को पार कर गया। आलम ये था कि पेड़ पौधे धूल की चादर में ढक गए और सड़क पर धूल का गुबार देखने को मिला। कानपुर में प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आज की अगर बात की जाए तो AQI लेवल 400 को पार कर चुका है। अगर यहाँ की स्थिति दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए कैसे धूल का गुमार लगा है। मिट्टी और मिट्टी जहाँ तक अगर आप पूरा देख सकें, यहाँ तक कि दीवारों पर, यहाँ की होल्डिंग्स पर, बैनरों पर जो रेलिंग्स बनी है और खासकर पेड़ों की अगर दशा देखी जा सकेगी कि कितना धूल और कितना प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। पिछले हफ्ते भी वायु प्रदूषण की यही हालत थी। अब इसी को देखते हुए सवाल उठने प्रशासन पर लाजमी है, क्योंकि वो प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बीते हफ्ते की बात की जाए तो कानपुर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में था और आज की अगर बात की जाए तो आज भी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में कानपुर का नाम शुमार है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।